जय हिंद एवरीवन। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। और आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब प्रेसिडेंट के बारे में क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट शुरू कर दिया था, बट आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल से वो ख़त्म करके फिर उनकी पावर्स वगैरह ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट 5 शुरू कर दिया था प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ा मैंने ब्रीफ आउट दिया था। आर्टिकल 52, 53 एग्जीक्यूटिव इलेक्शंस, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ द ऑफिस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और कंडीशन बताए थे प्रेसिडेंट ऑफिस का। आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? वो बताता है ओथ एंड अफर्मेशन की। अब ओथ में प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे। ये जो मैंने यहाँ जो है ये 3 वर्ड, ये मैंने उन प्रेसिडेंट की ओथ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो 3 है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट अपनी ओथ में कहते हैं। अब इनकी जो ओथ है वो कौन दिलाता है? देखो यहाँ लिखा है ना, कहाँ गए? चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि यहाँ पे इनकी ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। अगर सीजीआई नहीं है, मान लो उनकी तबीयत खराब है या कुछ और हो जाए, या फिर अब तक सीजीआई इलेक्ट नहीं हुए, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, वो उनकी ओथ दिलाते हैं, ठीक है। अब एफर्मेशन के अंदर जब हम बात करते हैं, एफर्मेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे सैलरी एंड अलाउंस का आ गया कि इनकी क्या सैलरी होगी। अब जो इनकी सैलरी होती है ना, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम कि इनकी क्या सैलरी होगी, क्या इन्हें सैलरी देनी चाहिए, क्या सैलरी नहीं देनी चाहिए, ये डिसाइड करती है। और इसकी रफली अगर बोले तो अराउंड 5 लाख के अराउंड होती है पर मंथ की, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है। और जो इन्हें पेंशन मिलती है वो 9 लाख मिलती है, बट ये क्या होता है? एनुअली होता है, ठीक है। ये पेंशन है और ये सैलरी है 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। बस ये 3 चीज़ याद रखना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कंट्री। और इनकी ओथ सीजीआई दिलाएगा या सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस वाले पैराग्राफ में। फिर जब हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं, अब ये क्या बात करते हैं? इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट किस चीज़ की? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, हाँ भाई, प्रेसिडेंट को बिल्कुल हटाया जा सकता है। किस केसेस पे? सिर्फ एक केस पे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई बंदा प्रेसिडेंट बनता है उसे काफी सारे प्रिविलेज मिलते हैं, तो बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा लिखा है जो प्रेसिडेंट को नहीं करना चाहिए था या किसी को भी नहीं करना चाहिए, बट प्रेसिडेंट वो कर देता है, तो उसे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। अब जब भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पे एक चीज देखो, पहली बात तो कोई भी दोनों में से, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी क्या होगा? 1/4 ऑफ द मेंबर क्या करेंगे? साइन करेंगे या एग्री करेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जब भी ये साइन होगा, मान लो लोकसभा में ये चीज साइन हुई, हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लोकसभा में 1/4 मेंबर ने साइन किया, तो अब क्या होगा? जो राज्यसभा होगी ना, इसके ऊपर क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन। क्या? इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब अगर उन राज्यसभा की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सच हुई, ठीक है, ये बात यहाँ लिख टिक कर देता हूँ, ये बात अगर सच हुई तो राज्यसभा कहेगी चलो लोकसभा तुम प्रेसिडेंट को रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। बट रिमूवल में क्या होगा? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स कहने चाहिए कि हाँ हम एग्री करते हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल में। और अगर ये बात गलत साबित हुई तो प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे वापस से सलामत रहेंगे, ठीक है। अब 2/3 यहाँ से वोटिंग हुई, फिर उसके बाद क्या होगा? जो लोकसभा में 2/3 वोटिंग हुई, अब राज्यसभा में भी 2/3 वोटिंग होगी, और दोनों तरफ अगर 2/3 होगी तब जाके प्रेसिडेंट निकलते हैं। मतलब एक टाइप से मेजॉरिटी वोट चाहिए होता है प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, ठीक है। बट एक और चीज याद रखना, जब भी ये प्रोसीजर होता है ना, जैसे ये जो पूरा मैंने लिखा है 1/4 मेंबर साइन करते हैं, फिर लोकसभा में हुई तो राज्यसभा में इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या तो कहते हैं? क्वासी जुडिशियल, QUA, क्वासी
जुडिशियल। अब इससे क्वासी जुडिशियल क्यों कहा गया है? देखो अब यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि तुमने जो कहा है वो सही है या नहीं है, मतलब उस बात को रीचेक किया जा रहा है, इसलिए उसे बोला जा रहा है क्वासी जुडिशियल। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। बट हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना। और एक और चीज यहाँ कोने पे लिख देता हूँ, जब भी प्रोसेस होगा ना, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, कहाँ गया पेन, ये रहा। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 14 दिन पहले, 14 डेज, मान लो प्रोसेस आज स्टार्ट होना है तो आज से 14 दिन पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट को एक नोटिस जा चुका होगा, उसमें प्रेसिडेंट अपने खिलाफ जो भी विटनेस या जो भी अपनी सफाई में कहना चाहे, प्रेसिडेंट उस दौरान, उस 14 दिन के दौरान अपने लिए जो भी सबूत है इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाए। इस पैराग्राफ्स में भी लिखा हो, प्रपोजल ऑफ सच चार्ज कंटेन रेजोल्यूशन which has been moved at least 14 day notice। देखो यहाँ लिखा है ना 14 डे का नोटिस उन्हें मिलना चाहिए, रिटेन साइन ऑफ 1/4। अब देखो यहाँ मैंने बता रखा है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, यहाँ पे जो मैंने बताया 1/4 मेंबर साइन करते हैं, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर हाउस। ठीक है, सच रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी, अब मेजोरिटी से पास किया जाएगा अगर प्रूफ होता है नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। चार्ज हैज बीन प्रिफर्ड इन द हाउस शैल बी इन्वेस्टिगेट। अगर किसी भी एक हाउस से ना चार्ज लगता, मान लो लोकसभा से लगा तो राज्यसभा क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर राज्यसभा से लगा है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, जो हाउस एलिगेशन लगाता है उसका दूसरा वाला हाउस उस पर इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। आर्टिकल नंबर 61 क्लियर हो गया। बट एक चीज याद रखना, आज तक, यहां लिखता हूं टिल डेट नो president has been impeached, PEACHED। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट जो है उसे क्या नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है। अब आर्टिकल नंबर 62 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन कब होनी चाहिए, वैकेंसी के बारे में बात करता है, किसकी, प्रेसिडेंट की वैकेंसी के बारे में बात करता है, टर्म ऑफ द ऑफिस एंड पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। मतलब मान लो जब वैकेंसी जब आएगी, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी आएगी 4 केसेस में आएगी, 4 केसेस में आएगी। पहला केस क्या होगा, उनका जो टर्म है वो ओवर हो गया होगा, है ना। अब टर्म ओवर हो गया या फिर उनकी डेथ हो गई, तब जाके वैकेंसी हो जाती, वेकेंट हो जाती है सीट, या उनने रेजिग्नेशन दे दिया। हमने पढ़ा रेजिग्नेशन किसे देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं। और उन्हें इम्पीच कर दिया गया हो, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ा हमने। या फिर कोई अदर केस, जैसे अदर केस में क्या होगा, आर्टिकल नंबर हमारा 71 के अब बोलेंगे। 71 क्या करता है, अगर कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट पाया जाता है कि ये गलत तरीके से जीता है, वो कह रहा, तो प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये अदर में आ गया। टर्म ओवर जब भी होता है तो 6 महीने के लग, मान लो कि आज टर्म ओवर हुआ तो 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होगा, एक दूसरा प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी के जो 4 केस है, डेथ, पेन चेंज कर लूँ 1 मिनट क्योंकि ज्यादा रेड होगा। ये बाकी के 4 केस है, डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, इसमें क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, एक्ट एज प्रेसिडेंट, मतलब उनकी डेथ, प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे, रेजिग्नेशन हुई तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे, इम्पीचमेंट हुई या आर्टिकल 71 से प्रेसिडेंट रिमूव हो गए। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो सीजीआई जो होंगे वो प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। और दोनों में से, अगर दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है तो उन्हें जो सैलरी मिलेगी वो प्रेसिडेंट की मिलेगी, अलाउंस जो मिलेगा वो प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलेगा, सब चीज प्रेसिडेंट के हिसाब से होगी। मतलब अब तो प्रेसिडेंट बन ही गए तो जितने भी, चाहे वो कुछ सीजीआई हो चाहे प्रेसिडेंट हो,
उन्हें सैलरी अलाउंस जो भी चीज़ जो प्रेसिडेंट को मिल रही थी, जो भी सुविधाएं प्रेसिडेंट को मिल रही थी, वो इन्हें भी मिलेगी। और एक और चीज़, अगर वाइस प्रेसिडेंट या सीजीआई में से कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो वो ओथ भी प्रेसिडेंट ही लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कहीं कोई चीज में, एन इलेक्शन टू बी फिल्ड वैकेंट शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑफिस शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ठीक है, एन election to be filled vacancy of the office procuring to death, resignation, removal, otherwise and should be possible no case later than 6 months, no case later than 6 months। ये भी बता दिया मैंने आपको। डेट ऑफ द फिल आर्टिकल 56 not to be hold office a full term of the 5 years। हाँ, और जैसे आर्टिकल नंबर 56 जो कि हमने पढ़ के आए थे पहले, वो क्या बताता है, फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल, मतलब 5 साल का अपना पूरा टर्म कंप्लीट करते हैं। ये आर्टिकल नंबर 62 खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 71। अब आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 71 कहते हैं मैटर रिलेटिंग टू द कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, अगर ये तुम अगर पूरा बड़ा पैराग्राफ छोड़ दो, मैं अगर यहाँ लिखूं कहा एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो, ठीक है, किसके बीच में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बीच में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि पैराग्राफ में लिखा है तो वाइस प्रेसिडेंट मान लो, तो क्या होगा? कैन ओनली बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, किसी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिंपल सा आर्टिकल 71 यही कहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ऑल डाउट डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द कनेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इन सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर वॉइड मतलब कि अगर गैर कानूनी वगैरह ये सब मान लिया जाता है, एक्ट टू बी डन accessing performance of performed duty of president as case may be or before the date of decision of Supreme Court shall be invalidated by the reason of declaration। हटा दिया जाएगा। ठीक है, subject of provision constitution parliament may be regulated any matter the election of the president shall not be called the question the ground of existence of any vacancy। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज तुम याद रखना कि कोई भी डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 71 में मेंशन है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब भाई इतने बड़े लोग, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी कुछ ना कुछ तो पावर होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर प्रेसिडेंट की तो उतनी पावर होती नहीं है, बट अब हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है। तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, तो हम 8 कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के ऊपर क्या पावर होती है हम पढ़ेंगे एक एक करके। एग्जीक्यूटिव की क्या पावर होती है? जुडिशियल, फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री। मिलिट्री की क्या पावर होती है? पार्डनिंग पावर, इमरजेंसी पावर। ठीक है, ये सारी जो पावर है ना, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इन पावर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या चीजें नहीं आती है। देयर आर आर्टिकल आउटसाइड पार्ट 5 रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट लाइक आर्टिकल नंबर 72 332 शैल बी डिटेल। ठीक है, मतलब कि पार्ट 5 से बाहर जो है ना, उसके बाहर भी कुछ पावर्स बता रखी है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की, लेजिस्लेटिव पावर जो कि हमारी सबसे पहली है, यहाँ पे हम देखो लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर में हमें ये पता चलता है कि लोकसभा को अगर बुलाना हो, ठीक है, जैसे समन और प्रोरोगेट, पार्लियामेंट डिसॉल्व द लोकसभा एंड डिसॉल्व, मतलब कि लोकसभा को अगर समन करना, मतलब कोई नई पार्लियामेंट आई है, मतलब नया कोई लोकसभा के मेंबर्स ये सब आए हैं, तो उन्हें एक टाइप से उन्हें ग्रीट करना, ठीक है, या फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर देना, ये सारी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। वो क्या करता है? अगर मान लो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है इन केस ऑफ डेडलॉक। मान लो एक बिल जो है लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, ठीक है, या राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास नहीं हो रहा, तो मान लो, और ये जो रूल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो बिल है बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन के डेवलपमेंट के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट करेगा यार ये तो डेडलॉक की सिचुएशन होगी, तो वो क्या करेगा? एक जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, कहेगा दोनों के दोनों मेंबर्स आओ, लोकसभा के भी मेंबर आओ, राज्यसभा के मेंबर आओ, मैं देखूंगा क्या दिक्कत है,
ठीक है। तो इससे जो जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, ये मत कहना प्रेसिडेंट हेड करता है, इसे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो हेड करते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो उन्हें कौन हेड करता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें हेड करते हैं वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन हेड करते हैं लोकसभा के, वो क्या कहते हैं, जॉइंट सिटिंग को। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन हेड करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? या फिर जिसे नहीं, लोकसभा के अगर स्पीकर नहीं है तो उन्हें हेड करेंगे, क्या था हेड, लोकसभा का अगर स्पीकर नहीं है तो एक तो डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर हेड करते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो वो वाइस चेयरमैन हेड, चेयरपर्सन हेड करते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो जॉइंट सिटिंग के बारे में बता दिया था, डेडलॉक हो गया, ठीक है, मेन थिंग। फिर क्या होता है, एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, कमेंस, मतलब अगर पार्लियामेंट के जो न्यू सेशन आता है उसे कमेंस करने के लिए, ठीक है, वो स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, एंड द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मतलब उन्हें भी अपॉइंट किया जाता है। एक पहली चीज, लोकसभा को डिसॉल्व करना हो, उन्हें ग्रीट करना हो। दूसरा, जॉइंट सिटिंग बुलानी हो। तीसरा, पार्लियामेंट को ग्रीट करना हो। चौथा, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को क्या करना हो, अपॉइंट करना हो। या 12 मेंबर क्या होता है लोक राज्यसभा में, कौन उन्हें नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है, मतलब वेरियस फील्ड से, कुछ आर्ट से, कुछ इधर से, कुछ उधर से। ही कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑन क्वेश्चन डिफॉल्ट, वो क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज के ऊपर। ही रिकमेंड परमिट इंडक्शन ऑफ सर्टेन बिल्स, जैसे अब कुछ बिल्स होती हैं, जैसे कि मनी बिल होगी, ठीक है, मनी बिल क्या होगा, अब ये तभी पार्लियामेंट में, ये तभी लोकसभा में आ सकता है जब प्रेसिडेंट इसे क्या, प्रेसिडेंट इसे रिकमेंडेशन दे, उसके बिना ये मनी बिल लोकसभा में नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ ऑर्डिनेंस हो गई, फिर कम ये कैग हो गए, यूपीएससी के जो चेयरमैन हो गए, या फिर फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट, जिन्हें क्या होता है, रिपोर्ट जो होती है इनके सामने ही लेज फॉलोइंग रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट। हाँ, ये चीज़ें होती है। कंट्रोलर जनरल, ये क्या होता है, एक टाइप से सिक्योरिटी गार्ड हो गया तुम्हारे पब्लिक पर्स का, जो कि तुम्हारे पब्लिक मतलब जो भी पैसा आ रहा है कंट्री में, जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उन्हें कौन देखता है, कैग वगैरह, फाइनेंस, ये कैग ये देखते हैं सारी चीज। तो मतलब लेजिस्लेचर में ये जितने भी काम हो गए, लोकसभा को ग्रीट करना, डिसॉल्व करना, लोग किसी एक ज्वाइंट सेशन बुलाना, नए पार्लियामेंट को समन करना, स्पीकर्स को अपॉइंट करना, जितने भी अपॉइंटमेंट्स वाले काम हो जाते हैं, एक टाइप से लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट सारे नहीं, मतलब कुछ। उसके बाद जो हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, एग्जीक्यूटिव पावर में सिंपल सा है कि हाँ, तुम नाम देख रहे हो, कैग को अपॉइंट करना, चीफ इलेक्शन कमीशन को, चेयरमैन को, स्टेट गवर्नमेंट को, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को, इन सबको अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उसके बाद अपॉइंट्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, इसमें पूरे में अपॉइंटमेंट है। ही रिक्वायर्ड पीएम टू सबमिट द कंडीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, एनी मैटर डिसीजन में टेक, ही सीक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। क्या कहता है ये हो गया, ये हो गया, मतलब जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आती है, चाहे पीएम हो गए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती हैं। ही मे टेक टूल्स सिंप्लीफाई ट्रांजैक्शन बाइनरी, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी हमारे किसकी, प्रेसिडेंट की, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब जुडिशियल पावर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम मार्क कर सकते हो या स्टार लगा लो, मैं स्टार को कलर कर दूँ। ये इंपॉर्टेंट, जुडिशियल पावर में क्या आती है, जुडिशियल पावर जो हम बात करते हैं, वो पहली बात तो हमारे आर्टिकल 72 के अंदर आती है। इसके अंदर जो सबसे पहली पावर होती है वो कौन सी थी, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि किसी ने कोई, मान लो कोई केस कर, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए कि इस बंदे ने कोई भी, मान लो चोरी की है, उसे 10 साल की सजा हो, ठीक है, या कोई भी कितने भी एक्स टर्म की सजा हो गई है, ठीक है, बट जो उनके
लॉयर्स हैं वो सब वो प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई और इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये जो 10 साल जो ये बंदा है ना ये बेगुनाह है या फिर कोई कंडीशन, तो उसे प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, फ्री कर देते हैं कि चलो तुम अब फ्री हो। पार्डन मतलब माफ कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो बंदा है जो फंसा पड़ा है, मतलब कि लाइक किसी केस में या फिर उसे टर्म हो गई है बट वो बेगुनाह है और बाद में पता चला कि उसने कोई गलत काम नहीं किए थे प्रेसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में, तो उसे फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। जुडिशियल पावर में हाँ सबसे पहले एक चीज तो ये याद रख लो कि सीजीआई को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को कौन करता है, जुडिशियल पावर जो होगी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ही टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कोई भी चीज से लेके, बट वो जो एडवाइस होती है वो क्या होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले ली तो तुम्हें वही करना है, ऐसा नहीं होता। ये दो चीज थी, मैं सेंटेंस में सोच रहा था कुछ मिसिंग हो रहा है तो करवा दी। पार्डनिंग पावर में क्या होता है, तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। कम्यूटेशन में क्या कर दिया जाएगा, मान लो कि तुम्हारा कोई टर्म है, जो तुम्हारा जो टर्म होगा उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस मतलब मान लो कि डेथ सेंटेंस दे रखी है, उस डेथ सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा, लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट, लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेचर ऑफ पनिशमेंट जो होती है ना वो चेंज कर दी जाती है। रेमिशन में क्या होता है, रेमिशन में तुम्हारे वही चीज है, रेमिशन के अंदर भी क्या होता है, टर्म को रिड्यूस करते हैं, टर्म रिड्यूस लाइफ टाइम से। अगर मान लो किसी को लाइफ टाइम की सजा मिली है तो उसे 50 साल की सजा हो जाएगी। इसमें क्या है, हार्ड हार्ड से हार्ड पे ही रहेगी, समझ रहे हो। मतलब कि उसे हार्ड सजा मिली है और उसे हार्ड से हार्ड में ही हुई है, मतलब लाइफ टाइम भी तो एक हार्ड पनिशमेंट ही है एक, बट नेचर जो है ना उसका चेंज हो गया। अब रेमिशन में क्या होता है, टर्म रिड्यूस कर दीजिए, एक हार्ड से लाइट पनिशमेंट। जिंदगी भर जेल में रहने से तो अच्छा है 50 साल रह के निकला और थोड़ी सी लाइट तो हुई ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हार्ड से एक टाइप से लाइट पनिशमेंट दे दी गई रेमिशन में। रिस्पाइट में क्या होता है, रिस्पाइट में टर्म ही लेस कर दिया जाता है, लेसर पनिशमेंट, किस वजह से, ड्यू टू फिजिकल चेंज। अगर जैसे मान लो ड्यू टू फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, मान लो उस बंदे की फिजिकल कंडीशन बहुत ही खराब है, डिट्रॉयड हो गई है, तो एक टाइप से उसे कहते हैं चलो यार ये तो वैसे ही कष्ट भोग रहा है तो इसकी पनिशमेंट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। मान लो 50 साल है, 50 से उसे 10 साल कर दिया, ठीक है, और 10 साल बाद वो फ्री हो जाएगा क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन वैसी बहुत खराब चल रही है। और डिप्राइव क्या होता है, स्टे पोस्टपोन, एक टाइप से टेम्परेरी होल्ड कह सकते हैं हम, ठीक है, स्टे या फिर पोस्टपोन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, CISION, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा ना उसे क्या कर दिया जाएगा, एक टाइप से स्टे, उस पर स्टे लगा दिया जाएगा कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ XYZ डिसीजन लिया तो डिप्राइव जो इनकी पावर है उसके थ्रू, उसके पावर के थ्रू क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट पे होल्ड लगा दिया भाई थोड़ा रुको, या फिर तुम्हारे उस डिसीजन को थोड़ा पोस्टपोन्ड आगे की तरफ कर दिया जाएगा। जुडिशियल पावर में यही चीज मेंशन की गई है। फिर आर्टिकल नंबर 72, यही चीज हमने जो अभी पढ़ा है वही चीज के बारे में। फिर फाइनेंशियल पावर के बारे में क्या होता है, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है इनकी प्रायर होगा जो कॉज ऑफ बजट टू बी लेड बिफोर द बजट, जो यूनियन का जो बजट होगा वो पार्लियामेंट के सामने यही रखते हैं, ठीक है, टू मेक द डिमांड फॉर ग्रांट्स, जितने भी ग्रांट्स हो गई या कंडीशन जो भी फंड से पैसा निकलता है इन्हीं के नाम से निकलता है, इन्हीं के अंडर में होता है। ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल कमीशन एवरी 5 ईयर, मतलब फाइनेंशियल कमीशन बनाते हैं हर 5 साल में। फिर डिप्लोमेटिक पावर के, डिप्लोमेटिक पावर इतना छोटा क्यों लिख दे मैंने, चलो कोई नहीं। डिप्लोमेटिक पावर के अंदर क्या आता है, इंटरनेशनल टाइज एग्रीमेंट जो होते हैं किसके नाम पे होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी होता है प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, तो अप्रूव तो पार्लियामेंट करता है, ठीक है, नेगोशिएट ये सब, बट प्रेसिडेंट के नाम पे जब तुम देखोगे ना, मान लो ये एग्रीमेंट है तो इसके आखिरी में ना प्रेसिडेंट लिखा होगा और उसके इनके साइन होंगे, ठीक है, ये चीज होती है एग्रीमेंट के अंदर। तो किसके नाम पे हो रहा है, प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है ना ये सारी की सारी चीजें। तो वही चीज है, कोई भी
इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट क्या होगा, अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, वो किसके नाम पे होगी, प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड अफेयर। कहीं पे भी तुम देखोगे, कहीं पे भी अगर किसी इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा ना, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये डिप्लोमेटिक पावर के अंदर आता है। फिर मिलिट्री पावर के अंदर क्या होगा, वो क्या है, ही इज द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स का सबसे सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी पावर। जब हम इमरजेंसी पावर की बात करते हैं, इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, और इसमें प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जिसे हम प्रेसिडेंट रूल को हम क्या कह देते हैं, एक टाइप से स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, इमरजेंसी भी कहते हैं। एक मिनट सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में आती है। अब नेशनल इमरजेंसी कब लग सकती है, एक वॉर का टाइम हो, ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लो किसी कंट्री ने एक्सटर्नल एग्रेशन कर दिया, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया, आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन मतलब उसकी लोगों ने अपने हाथ में बंदूक उठा ली, ये वगैरह वगैरह चीजें। तो जो वॉर एंड एग्रेशन है, ये इसके टाइम ना सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे आपके जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं, सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। अभी आर्टिकल नंबर 20, 21 क्या है, ये जाके आप अपने एक बार, मैंने फंडामेंटल राइट्स की वीडियो करा रखी है, उसमें जाके देखो कि आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 क्या है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20, 21 हो गए। और ये कितनी बार लगा है, ये जो वो आर्टिकल नंबर 352 है वॉर एंड एग्रेशन के नाम पे, ये 1962 में लगा है और 1971 में लगा है, जब हमने वॉर की थी किसके साथ, पाकिस्तान और चाइना के साथ, जब हमारी वॉर हुई थी। ठीक है। ये 2 केसेस में, कब, वॉर एंड एग्रेशन के टाइम पे। आर्म्ड रेबेलियन जो था ना, इसमें क्या होता है, 19, 20 और 21 आर्टिकल जो है वो आपके पास रहते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। और ये कब लगा था, 1975 के टाइम पे। तब कौन था पावर में, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी पावर में थी, और उन्होंने क्या कहा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस टाइम पे आर्म्ड रेबेलियन ना होकर इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता, कि अगर यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहता, तो इंदिरा गांधी जी का कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही, तो उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी आर्टिकल 352 का यूज करके। तो टोटल आर्टिकल नंबर 352 कितनी बार यूज हुआ है, 3 टाइम्स यूज हुआ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, प्रेसिडेंट रूल की, मान लो कोई स्टेट है, वो इन मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो इनकेपेबल हो रही है उस स्टेट को रूल करने में, और वो फिर डिसॉल्व होगी, तो उस टाइम पे ये सेंट्रल को लग रहा है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनकेपेबल है स्टेट को संभालने में, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल नंबर 356 और 365 का यूज करके क्या लगा देंगी, स्टेट इमरजेंसी। उसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं इंट्रोड्यूस हो जाती है, नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, तब तक प्रेसिडेंट का रूल वहां पर चलता है। जो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट का रूल लगा था वो कहाँ लगा था, फर्स्ट टाइम जब लगा हो वो कहाँ लगा था, पंजाब में। ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कहाँ लगा है, मैक्सिमम टाइम मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता क्या है, एक चीज याद रखना, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होगी ना, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास की जाती है। क्या की जाती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इन दोनों केसेस में कौन सी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी में 1/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग।
अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा, जो गवर्नमेंट की सैलरी होगी उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर मनी बिल जो है, मनी बिल उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। मनी बिल मतलब पैसे निकालने वाली बात होती है। फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होगी, फंडामेंटल राइट सारी की सारी मिलेंगी आपको, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और यहाँ तक कि इमरजेंसी पावर में और कोई डाउट होगा नहीं, तो एक बार देख लूँ मैं, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक 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 ठीक। नहीं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने आर्टिकल नंबर ओथ एंड अफर्मेशन की बात की थी, सीजे अपॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद कैसे उन्हें निकाला जाता है ये भी बात कर ली हमने। डेथ मतलब वो डेथ कह रहा हूँ, वेकेंट की बात कर ली। सीट अगर वेकेंट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, उसके बारे में बात कर ली। पावर के बारे में बात कर ली कि 8 टाइप की पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर, फिर एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल पावर है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पावर हो गई, डिप्लोमेटिक पावर हो जाती है। फिर ये मिलिट्री पावर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मिलिट्री पावर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पूछ लेते हैं कई बार कि आर्मी का कमांडर कौन है, या फिर ये क्या कहते हैं, तीनों फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है। फिर इमरजेंसी पावर के बारे में बात की। इमरजेंसी पावर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें तीन हमेशा पूछते हैं, नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी, उस टाइम पे पीएम कौन थी। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद जी हमारे क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यहाँ तक करके हमने सारा प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया था। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। अगली वाली जो वीडियो होंगी उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद और अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।